तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि इतिहास पढ़ेंगे, जो कि ये चैप्टर 1 है और इसका रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हम सभी चैप्टर जो हिस्ट्री में आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी का रिवीजन वीडियो अपलोड करेंगे। चाहे आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काम आएगा, या फिर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े तो भी ये वीडियो आपके लिए काम की वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन छोटी सी आपसे गुजारिश है, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आ विद्या को, तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कर दिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने यही आता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। यानी कि कभी हम इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कभी सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो दोनों क्यों कहते हैं? या तो कभी सिंधु घाटी सभ्यता कहना था तो वही कह देते, या फिर हड़प्पा सभ्यता कहना था तो वही कह देते। दोनों क्यों कहते हैं? तो चलिए इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने साफ साफ लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा स्थल जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। समझ में आ गया हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस जगह पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये कोई जगह है और इस जगह पर क्या किया गया, खोदा गया। तो इस जगह को जो खोदने का काम स्टार्ट हुआ सबसे पहले, तो इस जगह का नाम बाद में निकल कर क्या आया, हड़प्पा निकल कर आया। इसलिए इतिहासकारों ने क्या कहा कि जिस जगह को हम सबसे पहली बार खोजे थे उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कैसे नाम पड़ा ये आप समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आता है कि आखिर हम हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं कैसे, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन अब हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा संस्कृति जो है वो सिंधु नदी घाटी में फैला है, इसलिए सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो दोनों एक ही है, भले इसका नाम अलग अलग है। वो क्यों है तो इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट्स बनाया गया है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं आखिर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज। आखिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई ये भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। उसके बाद दूसरा तरफ आता है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी, और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1922 में की थी। और एक ज़रूरी बात कि ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये दोनों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध केंद्र था, ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से कुछ हमें स्रोत मिले हैं, तो वो स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए जानकारी के स्रोत, जैसे कि यहाँ पे जो मुहरें मिली है उससे भी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। यहाँ की जो इमारतें थी, पक्की ईंटों की बनी हुई इमारतें थी, उनसे भी हमें जानकारी मिली, बहुत सारी चीज़ें इतिहासकारों के द्वारा। उसके बाद यहाँ की जो आभूषण थे, यानी कि जो औरत वगैरह जेवर जेवरात पहनते थे, आभूषण जो थे सोना चांदी तांबा, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी मिला कि कौन कौन से धातु का उपयोग करते थे वहाँ के लोग। तो वहाँ के लोग एक धातु का उपयोग नहीं करते थे, लोहा जो था उसका उपयोग ये लोग नहीं करते थे। ठीक है, और आगे दूसरे तरफ में आता है मृद भांड हो गया, मूर्तियाँ हो गई, औजार हो गया। तो ये इन सारी चीज़ों से हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी मिली। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको 3 टॉपिक समझाए वो तीनों आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज और कैसे हुई, और फिर उसके जानकारी के स्रोत। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला नोट्स आपके लिए तैयार है यहाँ पर। तो देखिए अगला नोट्स जो आपके सामने है वो ये है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता में जो कौन कौन से ऐसे स्थल है जो कि प्रमुख है, तो वो पहले देखिए यहाँ पर है नागेश्वर, दूसरा है बालाकोट, उसके बाद चुनहुदड़ो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बानावली, राखीगढ़ी, ये सारे जो जगहों के नाम हैं ये सारे जगह कौन से हैं? तो ये प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। कहाँ का है? हड़प्पा सभ्यता का यह एक प्रमुख स्थल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यह एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? यानी कि यह एक शहरी सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो घर बनाए गए थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था, और इसकी नगर निर्माण योजना थी वो बहुत अच्छी थी। तो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता यानी कि खास विशेषता थी वो इसकी नगर निर्माण योजना थी। तो कौन सी विशेषता इसकी सबसे प्रमुख थी? वो था नगर निर्माण योजना, यानी कि यहाँ पे जो शहरों को बनाया गया था वो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी।
उसके बाद आगे आता है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां। हड़प्पा सभ्यता में आखिर बस्ती किस प्रकार से थे, कैसा था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो प्रकार की थी। पहला जो था उसे हम कहते थे दुर्ग शहर और दूसरा था निचला शहर। तो दुर्ग शहर जो था यहाँ पर कौन से लोग रहते थे, किस काम में आता था ये दुर्ग शहर? तो देखिए यहाँ पर विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि अगर कोई मीटिंग होती थी तो उस समय जो यूज़ किया जाता था वो दुर्ग शहर पर मीटिंग होती थी। ठीक है, तो दुर्ग शहर में परियोजनाओं के, यानी कि जो कोई सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे कि मीटिंग हो गया, पंचायत हो गया, कोई मतलब अपने शहर से रिलेटेड कुछ काम करवाना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती थी वो दुर्ग शहर में ही होती थी। तो यहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग रहते थे, सम्राट व्यक्ति रहते थे दुर्ग शहर में। उसके बाद दूसरी तरफ आता है निचला शहर। तो निचला शहर में जो था वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता था, यानी कि आवासीय भवनों से ये पता चलता था कि यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, वो गरीब तरह के लोग थे, यानी कि वो आवासीय, वहाँ के भवन को देखकर ऐसा पता चलता था कि ये लोग जो थे वो गरीब थे। तो हड़प्पा सभ्यता में बस्तियाँ जो थी वो दो प्रकार की थी, दुर्ग शहर और निचला शहर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला टॉपिक आपके सामने आता है यहाँ की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में टिप्पणी करें या हड़प्पा सभ्यता के विशेषता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसकी विशेषता को, हड़प्पा और सड़कें और गलियाँ जो थी वो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी और गलियाँ जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था, एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब ये था कि एक सड़क इधर से आ रही है तो दूसरा सड़क इधर से आ रही, मतलब कहीं पे भी टेढ़ा नहीं है, एकदम बिल्कुल जो था वो 90 डिग्री पर ये दोनों यहाँ पर कटता था। तो इस प्रकार से यहाँ की सड़कें थी 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी एक दूसरी सड़कें। उसके बाद दूसरा था जल निकाय प्रणाली, यानी कि यहाँ पे जो जल निकासी की प्रणाली थी वो काफ़ी बेहतर थी। ये घरों का जो गंदा पानी होता था वो गलियों के बड़े से नाले से हो करके शहर के बाहर जाकर निकलता था। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। मान लीजिए कि ये जो है ये घर है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो क्या है, सड़क है, ये सड़क है। और जो घरों का द्वार होता था, पहले जान लीजिए, घरों का जो द्वार होता था वो सड़क के तरफ होता था। आजकल आप देखते हैं तो घरों का जो द्वार होता है वो सड़क के तरफ होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। सड़क के मतलब उल्टी दिशा में, अगर इस तरफ सड़क है तो द्वार जो होता था वो इस तरफ होता था, ठीक है, इधर नहीं होता था। और उसका नाले, घरों में जो घरों का जो गंदा पानी आता था वो इधर से नाले से हो करके, यानी कि ये गलियाँ जो होती थी, ये गलियाँ हैं मान लीजिए छोटी सी, तो इस गली से हो करके उसके बाद ये मेन सड़क जो है इसके बगल में एक बड़ा सा नाला बना होता था और उसी नाले से हो करके शहर के बाहर ये पानी क्या होता था, बाहर जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ की जल निकाय प्रणाली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है गली की नालियों को जोड़ा गया, यानी कि जो गली की छोटी छोटी नालियाँ थी उसको सड़क के बड़े नालों से जोड़ा गया था। तो ये सारी थी यहाँ की विशेषता। तो इस विशेषता को आप याद रखिएगा, एक बार आप खुद भी पढ़ ले ताकि आपको याद रहे, एग्जाम में आप भूले नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आता है खाद्य पदार्थ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या खाते थे। तो देखिए गेहूं खाते थे, यानी कि गेहूं का आटा खाते थे, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये सब पदार्थ मिले हैं, जिससे कि इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग खाद्य पदार्थ के रूप में इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो खाद्य पदार्थ में कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते थे ये आपने देख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हड़प्पा सभ्यता में जानवर, यानी कि वहाँ के लोग कौन कौन से जानवर को पालतू बनाते थे। जैसे कि आज हम लोग जानवरों को पालतू बनाते थे तो वो लोग भी बनाते थे पालतू। तो वो कौन कौन से जानवर थे, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, सूअर हो गया आदि, इन सारी चीज़ों को वो लोग क्या बनाते थे, तो पालतू जानवर बनाते थे। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख स्थलें थी उसके बारे में जाना। उसके बाद ये जाना कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ की विशेषता जो थी वो नगर निर्माण योजना थी। उसके बाद आगे सीखा कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी वो दुर्ग शहर और निचला शहर, यानी कि दो शहरों में विभाजित थी। उसके बाद आगे सीखा आपने कि हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी विशेषता है। उसके बाद फिर आगे आपने सीखा कि वहाँ के लोग क्या खाते थे, खाद्य पदार्थ में क्या उपयोग करते थे। और उसके बाद आपने सीखा हड़प्पा सभ्यता में जानवर कौन कौन से पाले जाते थे। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके सामने है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है,
हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो एक चित्रात्मक लिपि थी। जिस तरह से हम अपने अल्फ़ाबेट में हमारे कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए कि लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि थी। जिस तरीके से आजकल हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप में क्या यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप में अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है कि अगर कुछ लिखना होता है तो एक इमोजी लगा देते हैं, उसके बाद फिर भेज देते हैं। मतलब इमोजी से सारा बात हो जाता है। कोई हाय वाला हो तो एक हाथ हैंड हिलाने वाला दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बात होता है। तो उस समय भी जो था वो चित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की, यानी कि कुछ अगर लिखना होता था तो चित्र बना करके दे दिया जाता था, उसी से वो लोग समझते थे आखिर क्या है क्या नहीं है। तो विद्वानों ने अभी तक इन सारी चित्रों को अभी तक पढ़ नहीं पाया है कि आखिर ये कौन सा चित्र है, किससे कौन से चित्र से क्या दर्शाता था, ये विद्वानों ने अभी तक नहीं पढ़ पाया है। इतिहासकार इसमें असक्षम हुए हैं। उसके बाद आगे आता है, इस लिपि की एक विशेषता ये थी कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जिस तरीके से आप उर्दू लिखा जाता है दाईं से बाईं तरफ, उसी तरीके से ये लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं तरफ। उसके बाद इस लिपि में जो चिन्हों की संख्या थी, अल्फ़ाबेट में जो चिन्हों की संख्या, हमारे अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं, तो 26 लेटर है। तो उसी प्रकार से इसकी जो चित्रात्मक लिपि थी, इस लिपि में चिन्ह जो थे वो 375 से 400 के बीच थे। आप सोच सकते हैं इतने बड़े संख्या में वो लोग कैसे याद रखते होंगे। 375 से 400 के बीच थी यहाँ की लिपि, ठीक है। तो ये सारी थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता, और इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगले नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नोट्स भी आपके सामने तैयार है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अब देखिए मुहरें और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों किया जाता था, तो देखिए यहाँ पे है मुहर और मुद्रांकनों, ठीक है। तो मुहर या मुद्रा आप सकते हैं, ये मुद्रांकनों का मतलब है मुद्रा। तो देखिए मुहरों और मुद्रा का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि मान लीजिए कि ये सभ्यता जो थी वो बहुत बड़ी फैली हुई सभ्यता थी, और ये मान लीजिए यहाँ अफ़गानिस्तान से और देखें इधर भारत में तो ये गुजरात की तरफ था। तो अगर किसी को गुजरात से अफ़गानिस्तान जाना हो कोई व्यापार करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, तो क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में तो बहुत समय लगता, ठीक है। तो जो मुद्रांकन व्यापार करते थे और उस समय एक्सचेंज वाला चलता था, यानी कि आप मुझे क्या करो 10 केजी धान दो, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा 5 केजी चावल दूंगा। 10 केजी धान दो, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा 5 केजी चावल दूंगा। तो ये वाली प्रक्रिया चलती थी, यानी कि एक्सचेंज वाला चलता था। अब इसको अगर 5 केजी चावल लेना है तो इसको 10 केजी यहाँ से धान लेकर जाना पड़ेगा या फिर कोई और वस्तु लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग यहाँ तक जाने में इसको कितनी कठिनाई होती, क्योंकि उस समय वाहन वगैरह होते नहीं थे, तो ये बहुत मुश्किल था। इसलिए जो लंबी दूरी का व्यापार होता था उसमें मुद्रा या फिर मुहरें चलती थी, जिसकी वजह से ये लंबी दूरी का व्यापार करने में आसानी होती थी। तो ये था यहाँ का टॉपिक, मुद्रा और मुहरों का क्या लंबी दूरी में तय किया जाता था। तो उस लिए किया जाता था कि जब लंबी दूरी तय करते थे ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आगे यहाँ पर आपके सामने है हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ। जब इतनी अच्छी सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ के लोग इतने एडवांस थे, तो फिर ये सभ्यता का पतन आखिर हुआ कैसे, क्या कारण थे जो कि इन सभ्यता का पतन हुआ। इस तरह के क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेन आंसर जो है वो अभी तक इतिहासकार भी नहीं ढूंढ पाए हैं कि आखिर इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि आखिर इन सभी कारणों के वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन, यानी कि यहाँ के जलवायु में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर कोई बीमारी आ गई होगी जिसकी वजह से यहाँ के लोग मर गए होंगे। दूसरा है बाहरी आक्रमण, उस समय में आर्य लोग आए थे, क्या पता आर्य लोगों ने इस हड़प्पा वासियों के लोगों पर आक्रमण किया हो और जिसके वजह से ये लोगों की सभ्यता नष्ट हो गई हो। तीसरा है वनों की अधिक कटाई, यहाँ के लोग यहाँ के वनों की बहुत ज़्यादा कटाई कर लिए होंगे जिसके वजह से यहाँ पर हो सकता है और इस सभ्यता का अंत हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे नदियाँ थी तो नदियों में बाढ़ आ गया होगा जिसके वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, या फिर यहाँ पर भूकंप आया होगा जिसके वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, या फिर नदियों का सूखा, यानी कि नदियाँ जो थी वो उसका
सूख जाना, नदियाँ जो थी वो सूख गया होगा, जिस वजह से इन सबको पानी नहीं मिलता होगा, जिस वजह से इस सभ्यता की अंत हो गई, यानी कि ये सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद अगला कारण है नदियों का मार्ग बदल लेना। जो नदियाँ थी, क्या पता ये जिस दिशा में बहती थी उससे पलटकर कोई और दिशा में आ गई, इस सब बस्तियों के तरफ आ गया और ये सारी बस्तियाँ जो थी वो बाढ़ में बह गई। तो इन सारे कारणों से बताया जाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, इन सभी कारणों से। लेकिन इनमें से कोई एक कारण है जिसमें कि इसे हुआ है, लेकिन वो कौन सा कारण है ये अभी तक इतिहासकार भी हमको नहीं बता पाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हड़प्पा सभ्यता के घरों में फर्श से बनी एक स्नानागार होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो घर मिले हैं वहाँ पर हमें क्या मिलता था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का घर है, कोई एक घर है, तो उस घर में इधर के तरफ दरवाज़ा होता था, क्योंकि इस तरफ मान लीजिए गली है, सड़क है, मेन सड़क है, तो इधर दरवाज़ा होता था। तो इधर से यहाँ पर किसी कोने में क्या होता था, एक स्नानागार होता था, नहाने वाला घर होता था, बीच में कहीं पर कुआं होता था एक कोने में, या कहीं पर रसोई घर होता था कोने में, और फिर बीच में थोड़ा सा आंगन भी होता था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इस प्रकार से मतलब बनाया गया था, बहुत सी अच्छे तरीके से बनाया गया था। मेहमानों के लिए एक अलग कमरा बनाया गया था, कोई मेहमान अगर आ जाए तो एक अलग कमरे में वो रह सकता है। तो ये सारी मतलब ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को बनाया गया था वहाँ का घर मकान। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वहाँ पर फर्श से बनी एक स्नानागार मिली है, और उनकी नालियाँ जो थी वो दीवार के माध्यम से सड़क के किनारों से जुड़ी हुई होती थी, यानी कि दीवार के माध्यम से जो उसकी छोटी नाली होती थी वो सड़क के बड़े नालों से जुड़ी होती थी। तो ये सारी थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बातें आपको बताई है वो समझ में आ गया होगा। अगर आई होप समझ में अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है MCQ क्वेश्चन इस चैप्टर का, यानी कि क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 का क्या आता है, MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती है। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है बानावली किस राज्य में स्थित है। तो बानावली कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में स्थित है बानावली। उसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि वो लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोहा जो था इसके बारे में वहाँ के लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको अगला नोट्स लाना पड़ेगा। तो चलिए नोट्स भी आ गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक कांस्य युग की सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो किस पर आधारित थी, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, कृषि पर आधारित थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि पर। उसके बाद क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि कौन से भगवान को मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृ देवी को मानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था। तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी या फिर नगरीय सभ्यता कह सकते हैं इसको, शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता। तो ऑप्शन बी जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदाड़ो। कौन है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रावी नदी पर स्थित है। किस पर, रावी नदी पर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन 12 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता
की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना व वास्तुकला थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर योजना व वास्तुकला। उसके बाद क्वेश्चन 13 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी कि यहाँ के प्रशासन किस प्रकार के थे हड़प्पा सभ्यता के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर पालिका प्रशासन था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, कौन से कारण थे जिसका पतन हो गया? तो इसके बारे में हमें पूरा अंदाज़ा तो नहीं है क्योंकि इतिहासकार ने भी नहीं बताया, तो इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेशी आक्रमण हो सकता है, प्राकृतिक कारण हो सकता है या मानवीय कारण हो सकता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो ये कौन सी जगह से हमको मिलता हुआ दिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा से मिलता हुआ दिखा है। कहाँ से? हड़प्पा से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, जो कि 1921 में खोजा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये गोदीबाड़ा जो है वो कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से। उसके बाद अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो कौन से सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। उसके बाद क्वेश्चन 19 कह रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर डी बनर्जी ने किया था। किसने? आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है वो किस जगह पर स्थित है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है लोथल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, तो किसके आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के आधार पर, यानी कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के आधार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के आधार पर। उसके बाद अगला प्रश्न है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है वर्तमान में कालीबंगा। जहां अभी राजस्थान है वहां पहले क्या होता था? कालीबंगा हुआ करता था। उसके बाद अगला है गंदे पानी की निकासी की सुविधा गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो सबसे पहले जो है वो कहाँ मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस पर है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसका बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल जो था ये इसका बंदरगाह नगर था। उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन 28 है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी यानी कि नाचती हुई जो मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से हमें मिली थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन के साथ इसका व्यापारिक संबंध नहीं था। किसके साथ? चीन के साथ नहीं था। उसके बाद अगला प्रश्न है
सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे, यानी कि वहाँ के जो लोग थे सबसे ऊपर किस भगवान को मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपति को मानते थे। किसको? पशुपति को। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो मृतकों का टीला था? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है। तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है? मोहनजोदड़ो कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ये क्वेश्चन गलत है तो यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी के समकालीन नहीं मानी जाती है। किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीनी के समकालीन नहीं मानी जाती है। उसके बाद अगला है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो कैसा था? ये था मातृसत्तात्मक। कैसा इस समाज का स्वरूप था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक स्वरूप था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35 है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार था। उसके बाद है, किस सभ्यता में महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था। तो किस सभ्यता में महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था, यानी कि कौन से जगह पर दफनाया गया था। यहाँ पर सभ्यता नहीं लिखाना चाहिए था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिखना चाहिए था कौन से जगह पर, सिंधु घाटी में कौन से जगह पर महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपड़ में दफनाया गया था। कहाँ पर? रोपड़ में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भी आपके सामने हाजिर है और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से हमें मिला है विशाल स्नानागार। उसके बाद अगला है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसकी जुड़वा राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थी ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिले थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हल से जुते हुआ जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कालीबंगा से। उसके बाद अगला प्रश्न है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। तो पशुपति महादेव जो है उसके मुहर जो मुहर मारते थे उसमें बहुत सारे जानवर के चित्र थे, तो उनमें से एक जानवर जो था उसका चित्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर का चित्र नहीं था और बाकी हाथी, बाघ, भैंस ये सब का चित्र था उसके मुहर में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि जिस तरह से शतरंज खेला जाता है उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में लोग खेलते थे, तो वो कहाँ से हमको मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल से मिला है। और लोथल जो था वो बंदरगाह शहर था मोहनजोदड़ो का, सॉरी हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा में उत्खनन किया था और 1921 में किया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी, यानी कि राखल दास बनर्जी ने की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे भी आप ज़रूर दबाइएगा। और मैंने जो आपको एक चैनल बताया था एमडी फैक्ट्स नूर नबी, इस पर जाकर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये चैनल जो है वो मेरा फैक्ट से रिलेटेड है, मेरा ही चैनल है, तो इस पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो में कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहते हैं दिल से, और कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।